So basically, what we are hereby doing is to read the economics part, see into economics. Now it's not about the audit, it's about the economics. तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 वी आर अबाउट टू स्टार्ट यूनिट 1 दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज जो भी रिलेटिंग है विद द दिस इज this is the PDF from the website which is applicable for May 23 and onwards. So unit 1 is the concept of money demand important theory. तो आज इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं. मनी मार्केट फर्स्टली क्या है लर्निंग आउटकम. एट द एंड ऑफ दिस यूनिट जब हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू तो हमें क्या आ जाएगा डिफाइन मनी क्या है डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफाइन मनी क्या है उसकी नेचर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सप्लेन द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मनी. मनी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है. डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू डिमांड फॉर मनी. कौन सी ऐसी वेरियस थ्योरीज है जो कि रिलेटेड है फॉर द डिमांड फॉर मनी के लिए. वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स. हम क्या कर पाएंगे कि हम क्या कर पाएंगे आइडेंटिफाई फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कि अफेक्ट करती है द डिमांड फॉर मनी को. उसके बाद हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर्ड बाय ईच ऑफ द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी. फिर हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन से ऐसे डिफरेंट वेरिएबल्स है जिसे कंसिडर किया जाता है बाय ईच ऑफ द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी. तो यूनिट का ओवरव्यू क्या है. सबसे पहले मनी मार्केट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड. सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि कंसेप्ट क्या है मनी डिमांड का. उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी के क्या क्या फंक्शंस है. द डिमांड फॉर मनी क्या है. व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी क्या है. व्हाट आर द पोस्ट केनीशियन डेवलपमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी. पोस्ट केनीशियन डेवलपमेंट्स क्या है इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी. तो सबसे पहले द इंट्रोडक्टरी पार्ट. मनी इज एट द सेंटर ऑफ एवरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. हम क्या बोलते हैं दैट मनी इज एट द सेंटर ऑफ एवरी हर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक सेंटर है. मनी इज एट द सेंटर है of every economic transaction का and plays a significant role in all economies. और ये क्या करती है significant role बहुत ही important role play करती है सारे के सारे economies में. in simple terms money refers to asset. सिंपल सरल शब्दों में मनी का मतलब क्या होता है. इट रेफर्स टू assets वो सारे assets which are commonly used and accepted जिसे commonly use किया जाता है accept किया जाता है as a means of a payment और as a medium of exchange. तो हम क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन क्या है. मनी एट द सेंटर ऑफ एवरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन plays a very significant role of all the economies. In simple term money refers to assets जबकि क्या होता है which are commonly used and accepted as a and accepted किया जाता है as a means of a payment or as a medium of exchange or for transferring the purchasing power. For policy purposes के लिए money may be defined as a set of liquid financial asset. मनी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ये क्या है सेट ए लिक्विड फाइनेंशियल एसेट है. द वेरिएशन इन द स्टॉक ऑफ विच विल हैव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसका वेरिएशन जो होगा अगर वेरिएशन होगा स्टॉक में ऑफ विच विल हैव इम्पैक्ट होगा ऑन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे. एज अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट मनी कुड इंक्लूड सर्टेन लिक्विड लायबिलिटीज. एज अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मनी में क्या होता है इट कुड इंक्लूड सर्टेन लिक्विड लायबिलिटीज होती है ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और अदर इशूअर्स. आरबीआई 2007. मनी हैज जनरलाइज परचेजिंग पावर. मनी की क्या होती है जनरलाइज परचेजिंग पावर होती है. ये जनरली एक्सेप्टेबल होती है ना सेटलमेंट ऑफ सारे के सारे ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए एंड इस डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करती है चाहे फ्यूचर पेमेंट्स हो इंक्लूडिंग द फ्यूचर पेमेंट. Anything that would act as a medium of exchange is not necessarily money. हम क्या बोलते हैं हम ये भी बोलते हैं पहले तो हमने पढ़ा कि मनी जो कि क्या हुआ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नॉट नेसेसरली मनी. पर जरूरी नहीं है जो भी चीज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो वो मनी हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑल्सो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता है बट इट इज नॉट मनी सिंस इट इज नॉट जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. बिल्स ऑफ
एक्सचेंज भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बट ये क्या होता है, बट इट इज नॉट मनी नहीं है, क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होता एज अ मीन्स ऑफ अ पेमेंट. मनी इज अ टोटली लिक्विड एसेट एज इट कैन बी यूज डायरेक्टली, इंस्टेंटली, कन्वीनियंटली एंड विदाउट एनी कॉस्ट और रेस्ट्रिक्शन टू मेक पेमेंट. हम क्या बोलते हैं कि मनी जो है वो टोटली लिक्विड एसेट है, क्योंकि वो डायरेक्टली, इंस्टेंटली, कन्वीनियंटली एंड विदाउट एनी कॉस्ट और रेस्ट्रिक्शन टू मेक पेमेंट हम उसका यूज कर सकते हैं. At the fundamental level, money provides us with a convenient means to access goods and service. At the fundamental level पे money provide करता है us with a convenient means क्या है, to access goods and service. Money represents a certain value, but currency which represent money does not necessarily have intrinsic value. Money represent करती है एक certain value को, मनी जो है एक सर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, बट करेंसी विच रिप्रेजेंट मनी डज नॉट नेसेसरली हैव इंट्रिंसिक वैल्यू. यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है, मनी रिप्रेजेंट करती है एक सर्टेन वैल्यू को, बट करेंसी जो कि रिप्रेजेंट करती है मनी को, डज नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो. व्हेन मनी टेक्स द फॉर्म ऑफ कमोडिटी विद इंट्रिंसिक वैल्यू, जब मनी क्या करती है, टेक्स द फॉर्म ऑफ कमोडिटी, कोई सामान हो विद इंट्रिंसिक वैल्यू, इट इज कॉल्ड कमोडिटी मनी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है और एनी सच अदर एलिमेंट है, मे बी यूज्ड एज अ मनी. आप उसको मनी की जैसे यूज कर सकते हो. एज यू नो, फिएट मनी ऑल्सो नोन एज, जो टोकन मनी होती है, फिएट मनी, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है. दैट इज इट हैज नो वैल्यू इफ इट वर नॉट यूज्ड एज, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. देयर इज नो यूनिक डेफिनेशन ऑफ मनी की कोई यूनिक डेफिनेशन तो नहीं है. आइदर एज अ कंसेप्ट इन इकोनॉमिक थ्योरी और एज अ मेजर इट इन प्रैक्टिस, मनी कैन बी डिफाइन कर सकते हैं आप इसको फॉर पॉलिसी पर्पस एज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट होती है, जो वेरिएशन होता है इन द स्टॉक ऑफ विच कुड इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. एज अ स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट, मनी कुड इंक्लूड सर्टेन लिक्विड लाइबिलिटीज होती है ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज or other issuers. Reserve Bank of India Manual or Financial and Banking Statistic 2007. Money. Fiat money is used as a medium of exchange because the government has by law made them legal tender. So fiat money होती है, उसे यूज किया जाता है as a medium of exchange because जो गवर्नमेंट ने है by law या made them legal tender किया है, which means they serve by law as a means of a payment. In modern days, money is not necessarily a physical item नहीं है, it may also constitute electronic records. Money is in fact only one thing many kind of financial asset which household, firm, government and other economic unit hold in their asset portfolios. Unlike other financial asset, money is an essential element in conducting most of the economic transaction in an economy. What are the functions of money? हम क्या बोलते हैं that? What are the functions of money? Money के क्या function है? Money performs many important function in an economy which not only remove the difficulty of barter but also support trade and industry. हम क्या बोलते हैं that? What are the functions of money? Functions of money क्या है? Money performs many important function in an economy. मनी जो है वो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है इकोनॉमी में, विच नॉट ओनली रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ अ बार्टर, जो कि सिर्फ और सिर्फ बार्टर की डिफिकल्टीज को ही रिमूव नहीं करती है, बट ऑल्सो सपोर्ट करती है ट्रेड और इंडस्ट्री को. दिस फंक्शन आर एज फॉलोज. और इसके फंक्शंस क्या था, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी. मनी के क्या फंक्शन है, मनी परफॉर्म करती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन इकोनॉमी के अंदर, विच नॉट नेसेसरली ओनली रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर की डिफिकल्टीज ही को ही नहीं रिमूव कर दिए, बट ऑल्सो सपोर्ट करती है ट्रेड और इंडस्ट्री को. और ये फंक्शन जो है दीज आर एज फॉलो. मनी इज अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सबसे फर्स्ट फंक्शन है मनी का, व्हाट इज दैट, जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है मनी का वो है दैट इज दी मनी इज अ कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मनी इज व्हाट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि फैसिलिटेट करता है इजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का. हम क्या बोलते हैं, मनी एक कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फैसिलिटेट करता है इजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स का और सर्विस का. मनी दो नॉट हैविंग एनी इनहेरेंट पावर टू डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. हम क्या बोलते हैं, मनी का डो नॉट हैव एनी इनहेरेंट पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करे ह्यूमन वांट्स को. बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट कमांड्स परचेजिंग पावर. मनी क्या करती है, कमांड करती है परचेजिंग पावर. इसका जो पोजीशन है एनेबल अस टू परचेज गुड्स. अगर इसका पोजीशन मनी है हमारे पास तो हम परचेज कर सकते हैं गुड्स और सर्विस ताकि हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो. बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी मनी इंक्रीजेस द ईज ऑफ ट्रेड एंड रिड्यूसेस द इनएफिशिएंसी. बाय एक्टिंग, जब हम एक्ट करेंगे एज एन इंटरमीडियरी तो मनी इंक्रीज करती है ईज ऑफ ट्रेड,
रिड्यूस करती है इनएफिशिएंसी को, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को जो कि इन्वॉल्व होती है इन द बार्टर एक्सचेंज में. इन अ बार्टर इकोनॉमी एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन. By decomposing the single barter transaction into two separate transactions of sale and purchase, money eliminate करती the need. मनी क्या करती है, एलिमिनेट करती है द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. बार्टर में क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी है. मनी में ऐसा नहीं है, आप कोई भी सामान लेना चाहते हो वो ले लीजिए और बदले में पैसे दे दीजिए, तो मनी दे दीजिए. मनी मनी एलिमिनेट करती है द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को. मनी ऑल्सो फैसिलिटेट करती है सेपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. आप किसी भी ट्रांजेक्शन को सेपरेट कर सकते हो बहुत इन अ टाइम एंड अ प्लेस, एंड दिस टर्न एनेबल अस टू इकोनोमाइज ऑन टाइम एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. तो ये फर्स्ट फंक्शन था हमारा, फंक्शन ऑफ मनी में था. फर्स्ट फंक्शन था हमारा मनी कैसे एक्ट करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सेकंड जो फंक्शन है वो है यूनिट ऑफ अकाउंट को लेके. मनी इज एन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड यूनिट ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. मनी क्या करती है, यूनिट ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट को. अ यूनिट ऑफ अकाउंट इज द यार्डस्टिक पीपल यूज टू पोस्ट प्राइजेस एंड रिकॉर्ड्स दैट्स, कि कैसे प्राइस के टर्म्स में रिकॉर्ड दैट्स ऑल इकोनॉमिक वैल्यू आर मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी. यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है, मनी को क्या, ऑल जितनी भी इकोनॉमिक वैल्यू है आप उसे मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में. एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मनी वर्क करती है एज अ कॉमन डिनोमिनेटर और एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. मनी कैसे वर्क करती है एज अ कॉमन डिनोमिनेटर और एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट. वी नो रुपीज इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट इन इंडिया इन विच द एंटायर मनी इज डिनोमिनेटेड. हमारे इंडिया में मनी की यूनिट क्या है, दैट इज द रुपीज. रुपी है जो मॉनेटरी यूनिट है, वो मेजर करती है, एक्सप्रेस करती है द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस. इनफैक्ट मनी हेल्प करती है इन एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स और सर्विस इन टर्म्स ऑफ प्राइस, विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स फॉर विच द गुड्स और सर्विस कैन बी एक्सचेंज. ये कन्वीनियंट है टू ट्रेड ऑल द कम्युनिटी इन एक्सचेंज फॉर अ सिंगल कम्युनिटी. सो ऑल्सो ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट है टू मेजर द प्राइसेस ऑफ ऑल कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल यूनिट rather than record the relative price of every good in terms of every other good. Thus ये बहुत ही ज़्यादा obvious advantage of having a single unit of account is that it greatly reduces the number of exchange ratio between goods and service. Use of money as a unit of account encourage करती है trade by making it easier for individual to know how much one good is worth in terms of another. It's a common unit of account जो कि facilitate करती है system of orderly pricing which is crucial है for rational economic choices. Goods and service which are otherwise not comparable नहीं होगा are made comparable through expressing the worth of each in terms of money. Money जो है बहुत ही ज़्यादा useful measuring rod of value है only if the value of money remain constant. हम क्या बोलते हैं, money जो है is a useful measuring rod है of value. मनी जो है वो यूजफुल मेजरिंग रोड है वैल्यू ओनली इफ द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. जो वैल्यू ऑफ मनी है इज लिंक्ड टू इट्स परचेजिंग पावर, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कैन बी बॉट विद द यूनिट ऑफ मनी. परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी जो है, परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी इज द inverse of the average of general level of a price as measured by the consumer price index. As such, the value of money decreases when price rise and increase when price falls. हम क्या बोलते हैं कि जो मनी है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेजरिंग रोड ऑफ वैल्यू है ओनली इफ द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. जो वैल्यू ऑफ मनी है इज लिंक्ड टू इट्स परचेजिंग पावर, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कैन बी बॉट विद अ यूनिट ऑफ मनी. परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज द इनवर्स है ऑफ द एवरेज और जनरल प्राइस लेवल का, जिसे मेजर किया जाता है बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है. एज सच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड इंक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल. क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ मनी वो कम हो जाती है जब प्राइस बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है. जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाती है जब प्राइस बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो वाइस वर्सा. ओके, मनी सर्व एज अ यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट. उसके अलावा मनी को कैसा बोला है, स्टैंडर्ड मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू करती है. मनी क्या करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू, और डेफर्ड पेमेंट भी बोल सकते हैं. मनी सर्व करता है एज अ यूनिट और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इट इज मनी फैसिलिटेट करता है रिकॉर्डिंग ऑफ डेफर्ड प्रोमिसेस टू पे. मनी इज अ यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच फ्यूचर पेमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्टेड और स्टेटेड. इट सिंप्लीफाई करता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन को बाय एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. मनी हेल्प करता है इन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत पाता है गवर्नमेंट एंड द बिजनेस एंटरप्राइजेस. ये फंक्शन ऑफ मनी एनेबल करता है द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, हेल्प करता है द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. जो वेरिएशन इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रिड्यूस करता है द एफिकेसी ऑफ मनी इन दिस फंक्शन.
Like nearly all assets such as जैसे कि stocks, bonds, other forms of wealth, money, एक store of value है. A store of money क्या करता है? Like nearly all assets जैसे कि stocks, bonds और other forms of wealth होते हैं. Money क्या है? Money is a store of value. Money क्या करता है? Store करता है value को. Store of value है. A store of value is an item that people जो है use कर सकते हैं transfer purchasing power from the present to the future. People prefer करते हैं to hold it as an asset that is part of their stock of wealth. जो splitting होती है of purchase and sale into two transactions involve the separation in both time and space. This separation is possible because money can be used as a store of value, as a store of a means of a payment during the intervening time. Again, rather than spending one's money at a present, one can store it for use at some future time. Thus, money function as a temporary abode or purchasing power in order to efficiently perform its medium of exchange function. Money function करता है as a permanent store of value. There are many other assets होते हैं जैसे कि government bond, deposit, other security, land, houses, etc. which also store value. Despite having the advantage of potential income yield and appreciation in value over time, these other assets are subject to limitations such as storage cost, lack of liquidity, possibility of depreciation in value. Money is the only asset है जो कि perfect है. हम क्या बोलते हैं that money is the only asset है जो कि perfect है. Money is the only asset which has perfect liquidity है. Additionally, money also command reversibility as its value in a payment equals its value in receipt. हम क्या बोलते हैं that मनी क्या करती कमांड करती रिवर्सिबिलिटी ऑफ इट्स वैल्यू इन अ पेमेंट इक्वल्स इट्स वैल्यू इन रिसिप्ट ऑल एसेट अदर देन मनी लैक परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी इन सेंस दैट देयर वैल्यू इन अ पेमेंट इज नॉट इक्वल टू देयर वैल्यू इन रिसिप्ट इवन जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे कि रिस्क लेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स डू नॉट कमांड परफेक्ट रिवर्सिबिलिटी एज देयर परचेज एंड सेल आर सब्जेक्ट टू सर्टेन ब्रोकरेज कॉस्ट ऑल्दो दिस मे क्वाइट स्मॉल. The effectiveness of an asset as a store of value depends on the degree and certainty with which the asset maintains its value over time. Hence, in order to serve as a permanent store of value in the economy, the purchasing power over the value of money should either remain stable or should monotonically rise over time. There are some general characteristics. Now comes the important part. पहले तो हमने 4 फंक्शन पढ़े बट हम 3 ही लर्न कर रहे हैं दैट इज मीडियम एज मनी क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और क्या है यूनिट ऑफ अकाउंट और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट की जगह हम लर्न कर ले स्टोर ऑफ वैल्यू. उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है मनी की. तो मनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी दैट शुड पोज इन ऑर्डर टू मेक इट सर्व एज इट्स फंक्शन मनी एंड मनी शुड बी. तो हमने जो लास्ट रिवाइज किया था लेक्चर थ्रू वो रिवाइज किया था रिवीजन फ्रॉम दी मयंक कोठारी सर. तो उन्होंने बताया था फंक्शंस ऑफ मनी को आप कैसे लर्न कर लो. फंक्शंस ऑफ मनी को उन्होंने कहा था 3 इसके अकॉर्डिंग लर्न कर लीजिए. एंड तो मयंक कोठारी सर ने इसको लर्न करने के लिए ट्रिक बताई थी दैट इज MUS. व्हाट इज MUS? M स्टैंड्स फॉर मनी कैसे करती है एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. देन उन्होंने बताया था U से दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट. देन उन्होंने S से बताया था दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. तो इतना इनफ है 3 लर्न कर रहे थे हम.
दीज आर दी व्हाट, ये क्या है, फंक्शंस है बेसिकली। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस है। वेट। तो हम क्या बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मनी तो हमें इजीली लर्न हो जाएगा, क्योंकि फंक्शंस ऑफ मनी तो बहुत इजी है। ऑल दैट्स फंक्शंस ऑफ मनी तो काफी इजी टॉपिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ ही लिया है, कहाँ तक पढ़ा था लास्ट, फंक्शंस ऑफ मनी तक। इसमें तो 4 है, एक और कौन सा फंक्शन है, सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये भी हम लिख लेते हैं। MUS तो है ही, अगर ये याद आ जाए तो अच्छा। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, करेक्ट। ओके, आगे देखते हैं हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मनी की, what are the there are some general characteristics है जो कि money should possess in order to make it serve its function as a money and money should be। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मनी की, क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो मयंक कोठारी सर ने हमें इसको लर्न करने के लिए भी एक ट्रिक बताई थी, एंड दैट इज व्हाट, उन्होंने बताया था वर्ड दैट इज ड्रेडेड। ड्रेडेड एक वर्ड, मतलब कोई चीज खतरे में हो, खतरे में हो उसे बोलते हैं शायद ड्रेडेड, जियोपार्डाइज, या फिर किसी चीज का खतरे में होना ड्रेडेड होता है, करेक्ट। तो इसमें उन्होंने कैसे बताया, एक बार ये पढ़ लेते हैं। मनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज, इंस्टीट्यूट ने भी ओनली पॉइंट ही बताया है और कोई डेफिनेशन नहीं बताई है, तो फिर हम भी पॉइंट ही लिखेंगे कोई विदाउट एनी डेफिनेशन। और फंक्शंस ऑफ मनी तो इजी पार्ट है, तो यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है अप टिल नाउ। तो व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी ऑफ दी मनी की, तो इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल होती है, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंटरफिट, नॉट इजीली रिप्रोड्यूसेबल बाय पीपल। यानी कि डिफिकल्ट टू काउंटरफिट, आप इसकी डुप्लीकेट ऐसी नहीं बना सकते हैं, इजीली कोई इसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। रिलेटिवली स्कार्स होती है बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मनी क्या होती है, रिलेटिवली स्कार्स कम होती है, जैसे कोई भी चीज़ इजीली, पत्थर ही पत्थर, मिट्टी मिट्टी, पानी पानी, ऐसे
ऐसा नहीं है कि इसकी बहुत सारी क्वांटिटी है, रिलेटिवली स्कार्स होती है, स्कार्स रिसोर्सेज है, पोर्टेबल और इजीली ट्रांसपोर्टेड होती है और पोजेसिंग यूनिफॉर्मिटी। करेक्ट। अब हम और डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट इन यूजेबल क्वांटिटीज। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स और फ्रैक्शन विदाउट लूजिंग द वैल्यू। डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट और स्मॉलर डिनोमिनेशन, जैसे कि 10 का नोट है, सॉरी 100 का नोट है, तो उसके जो स्मॉलर डिनोमिनेशन हो गए, स्मॉलर पार्ट इन यूजेबल क्वांटिटी 10-10 के नोट हो गए, 20-20 के नोट हो गए, 50 के 2 नोट हो गए, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी विदाउट लूजिंग दी एक्चुअल वैल्यू। तो व्हाट आर दी ट्रेडेड के अकॉर्डिंग हम क्या बात करेंगे, दैट व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी मनी की? सो फर्स्टली डी। डी स्टैंड्स फॉर, डी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट डी आया, डी का मतलब है ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। कैसे होनी मनी, कैसी होती है? ड्यूरेबल, ड्यूरेबल है ऐसा ही है पेरिशेबल हो, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। दीज आर व्हाट, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग। इट इज व्हाट, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है। उसके बाद क्या बोलते हैं हम? डी। उसके बाद आर। आर मतलब ये रिलेटिवली स्कार्स होती है। दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिवली स्कैर्स, रिलेटिवली स्कैर्स होती है। और हम क्या बोलेंगे, और रिलेटिवली स्कैर्स होती है और उसकी इलास्टिसिटी रिलेटिवली स्कैर्स होती है बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बट हैज व्हाट, बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम क्या बोलते हैं, मनी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी? क्या है? ये ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होती है, रिलेटिवली स्कार्स बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। उसके बाद ई। ई से हम बोल सकते हैं इजीली रिकॉग्नाइजेबल होती है, इजीली, इजीली एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल बोल सकते हैं हम, एफर्टलेसली, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। मतलब हम भी वैसे ही लर्न कर रहे हैं जैसा मॉड्यूल में लिख रखा है, बट द बेस्ट पार्ट इज किसी टीचर के रेफरेंस को यूज करते हैं तो उससे लर्न ही रहता है। जैसे कि अगर सपोज कर को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी आ गई तो हमें एज इट इज रेडिट सीक्वेंस में याद रहेगा, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग, रिलेटिवली स्कार्स बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, इजीली रिकॉग्नाइजेबल होती है। उसके बाद ए फॉर, ए स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेबल होती है। मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल होती है, मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल होती है, मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल होती है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, फिर आता है डी। डी मतलब की है डिफिकल्ट टू काउंटर फीट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है इसे काउंटर फीट करना, डिफिकल्ट टू काउंटर फीट। हम क्या बोलते हैं, दैट इट इज़ व्हाट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंटर फीट। डिफिकल्ट है इसे काउंटर फीट करना, हम क्या बोलते हैं, दैट दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू काउंटर फीट, डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काउंटर फीट, दैट दैट इज नॉट इजीली, इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं, नॉट इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं, हम क्या बोलते हैं, दैट दिस इज नॉट इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं होती है। उसके बाद आता है ई। ई का मतलब होता है क्या, व्हाट इज ई? द नेक्स्ट ई मीन्स इजीली ट्रांसपोर्टेड होती है। ये क्या होती है, मनी को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इजीली ट्रांसपोर्टेड, इजीली ट्रांसपोर्टेड यानी कि इजीली ट्रांसपोर्टेबल होती है। मनी जो होती है वो दैट इज व्हाट, दैट इज पोर्टेबल होती है। मनी की क्या होती है, पोर्टेबल होती है। एंड लास्ट आता है डी। डी का मतलब है यहाँ पे डी डिविजिबल होती है, डिविजिबल, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स में डिविजिबल होती है, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हम क्या बोलते हैं, दैट दिस इज व्हाट, दिस इज डिविजिबल इनटू द स्मॉलर पार्ट्स इन यूजेबल क्वांटिटीज और फ्रैक्शन। डिविजिबल होती है इनटू स्मॉलर पार्ट इन यूजेबल क्वांटिटीज, इन यूजेबल, यूजेबल क्वांटिटीज, डिविजिबल होती है इनटू स्मॉलर पार्ट इन यूजेबल क्वांटिटीज के साथ। तो हम क्या बोलते हैं, दीज आर व्हाट। और एक और हम एक और जो ऐड कर सकते हैं वो है
possessing uniformity, ये क्या करती है? possessing uniformity, uniformity possess करती है. it possess what? it possess the uniformity, possess करती है, एक जैसे रहती है. तो हम क्या बोलते हैं? that what are the general characteristics of money? general characteristics of money क्या है? what are the general characteristics of money? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मनी की? इज फॉन्ट एच एम, इट्स व्हेन बी द better color. तो व्हाट आर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मनी की? What are the general characteristics? Some general characteristics हम क्या बोलते हैं? What are the general characteristics of money क्या है? Is dreaded. Dreaded is something which is in खतरे में हो कोई चीज. तो ड्रेडेड, डी स्टैंड्स फॉर क्या होती है? मनी जो होती है वो ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है. आर का मतलब रिलेटिवली स्कैर्स होती है बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ये मतलब इजीली रिकॉग्नाइजेबल होती है. ए जनरली एक्सेप्टेबल होती है. डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, नॉट इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इजीली ट्रांसपोर्टेड, पोर्टेबल होती है. एंड डी इज डिविजिबल होती है इनटू द स्मॉलर फ्रैक्शंस में, यूजेबल क्वांटिटीज में, इनटू स्मॉलर पार्ट्स, divisible into smaller parts and usable quantity और possessing uniformity. तो ये क्या है? These are the characteristics है of money की. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. जो concept आता है that is the demand for money. What is the demand for money? क्या? Having understood the role of money in an economy, we shall now examine the concept of demand for money. हम क्या बोलते हैं? that what is the concept of demand for money? क्या? Having understood the role of money in an economy, ये समझने के बाद कि रोल क्या है मनी का इकोनॉमी में, वी शैल नाउ एग्जामिन करेंगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी. कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी क्या है? इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, अगर किसी को, इफ पीपल अगर चाहता है कोई, डिजायर टू होल्ड मनी, मनी को होल्ड करना, तो वी से देयर इज अ डिमांड फॉर मनी. तो अगर कोई मनी को होल्ड करना चाहता है तो हम बोलेंगे कि वो डिमांड फॉर मनी है. एज वी आर अवेयर द डिमांड फॉर मनी इज द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड. जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या है? इज द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड है. इट इज डिमांडेड फॉर इट्स परचेजिंग पावर. द डिमांड फॉर मनी इज अ डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस. जो डिमांड फॉर मनी है वो डिमांड है फॉर द रियल बैलेंसेस. इन अदर वर्ड, पीपल डिमांड मनी बिकॉज दे विश टू हैव कमांड ओवर द रियल गुड्स एंड सर्विस. पीपल मनी क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्हें कमांड करनी होती है गुड्स पे, सर्विस पे, विद द यूज ऑफ मनी के यूज के साथ. डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड टू स्टोर वैल्यू. डिमांड फॉर मनी जो है वो एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी है, डिमांड टू स्टोर वैल्यू है. द डिमांड फॉर मनी इज अ डिसीजन अबाउट हाउ मच ऑफ वंस गिवन स्टॉक ऑफ वेल्थ शुड बी हैड इन अ फॉर्म ऑफ मनी रादर दैन एज other assets such as bond. Although it gives little or no return, individual households as well as firm hold money because it is liquid and offers the most convenient way to accomplish their day-to-day transactions. हम क्या बोलते हैं? what is the demand for money क्या है? Having understood the role of money in an economy, we shall now examine करेंगे what is the concept क्या है demand for money. If people desire to hold money, अगर लोगों की इच्छा है, इफ पीपल डिजायर है उनकी होल्ड मनी को होल्ड करना, वी से देयर इज अ डिमांड फॉर मनी. एज वी आर अवेयर, जो डिमांड फॉर मनी इज द नेचर ऑफ डिराइव डिमांड है, ये इसलिए डिमांड की जाती है फॉर इट्स परचेजिंग पावर. द डिमांड फॉर मनी इज अ डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस. इन अदर वर्ड, पीपल डिमांड करते हैं मनी बिकॉज दे विश टू हैव कमांड, क्योंकि उन्हें कमांड करनी, उन्हें गुड्स और सर्विसेज परचेज करनी होती है विद द यूज ऑफ मनी. डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांडेड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड टू स्टोर वैल्यू. So demand for money is a decision है about how much of one's given stock of wealth should be had in a form of money rather than as other such as bond. Although it gives little or no return, individual households as well as firm hold करते हैं money को because it is liquid and offer करती है the most convenient way to accomplish their day-to-day transaction. When we study demand for money, our interest is in why consumer and firm hold money as opposite to an asset with a higher rate of return. हम क्या बोलते हैं? When we study demand for money, जब भी हम ये पढ़ते हैं कि demand for money क्या है, our interest is in why consumer and firm hold money as opposed to an asset with a higher rate of return.
व्हेन वी स्टडी द डिमांड फॉर मनी तो अवर इंटरेस्ट इज इन वाई कंज्यूमर्स और फॉर्म्स जो है वो होल्ड करते हैं मनी एज अपोज टू एन इंटरेस्ट विद अ हायर रेट ऑफ मनी. वन माइट थिंक वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट डिमांड फॉर मनी. यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं, वन माइट थिंक दैट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है डिमांड फॉर मनी को पढ़ना. डिमांड फॉर मनी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइजेस एंड इनकम इन एन इकोनॉमी. डिमांड फॉर मनी जो है हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल है. डिमांड फॉर मनी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है डिटर्मिनेशन, जब हम डिटरमाइन करेंगे इंटरेस्ट को, प्राइसेस को, इनकम को इकोनॉमी के अंदर. अंडरस्टैंडिंग मनी डिमांड एंड हाउ वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट इन सेटिंग अ टारगेट फॉर द मॉनेटरी ऑथोरिटी. The role of money in the macroeconomy is usually examined in a simple demand framework. जो रोल है मनी का मैक्रो इकोनॉमी में यूजुअली एग्जामिन किया जाता है इन अ सिंपल डिमांड फ्रेमवर्क. बिफोर वी गो इनटू द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, इससे पहले कि हम आगे जो थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी आए, वी शैल हैव अ क्विक लुक एट सम इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को हम देख लेते हैं ऑन विच डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन. द क्वांटिटी ऑफ अ नॉमिनल मनी ऑन हाउ मच मनी पीपल वुड लाइक टू होल्ड इन लिक्विड फॉर्म. कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी जो है लोग बाग पीपल जो है वुड लाइक टू होल्ड करना चाहेंगे इन लिक्विड फॉर्म में, डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर, जैसे कि इनकम क्या होगी, जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, रियल जीडीपी क्या होगी, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, मैनी फैक्टर्स सच एज व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन एक्सेट्रा. हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल हायर द एक्सपेंडिचर. जितना ज़्यादा किसी की भी जितनी ज़्यादा इनकम होती है, हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जितनी ज़्यादा इनकम होगी इंडिविजुअल की, हायर द एक्सपेंडिचर, उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा. जितनी ज़्यादा इनकम होगी इंडिविजुअल की, उतना ही ज़्यादा खर्चा होगा. रिचर पीपल होल्ड मोर मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर. जो रिच पीपल होते हैं उन्हें ज़्यादा मनी होल्ड करना पड़ता है क्योंकि उन्हें फाइनेंस करना होता है अपना एक्सपेंडिचर को. द क्वांटिटी विच पीपल डिजायर टू होल्ड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल. कितनी क्वांटिटी होगी वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल. हायर द प्राइसेस हायर शुड बी द होल्डिंग ऑफ मनी. अगर ज्यादा प्राइस होगी तो हमें ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे. एज मेंशन अबाउट, वन में होल्ड हिज वेल्थ इन एनी फॉर्म अदर देन मनी. कोई भी जो है मेंशन अबाउट वन में होल्ड कर सकता है उसकी वेल्थ को इन एनी फॉर्म अदर देन मनी, से एज इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स. जो इंटरेस्ट देते हैं एसेट्स उनमें इन्वेस्ट करके. इट फॉलोज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज द इंटरेस्ट रेट अ पर्सन कुड अर्न ऑन अदर असेट. इसमें क्या होता है, इट फॉलो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है फोल्डिंग मनी. अगर सपोज हम कैश रखते हैं अपने हाथ में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है, हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरी जगह और हमें उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इज द इंटरेस्ट रेट अ पर्सन कुड अर्न कर सकता है ऑन अदर एसेट. देयरफॉर हायर द इंटरेस्ट रेट हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश. जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर द डिमांड फॉर मनी. इनोवेशन सजेस्ट जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन बेस्ड ट्रांसफर एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन रिड्यूस करती है द नीड फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी. जस्ट एज हाउस होल्ड डू फर्म ऑल्सो होल्ड मनी एसेंशियली फॉर द सेम बेसिक रीजन. तो इसके बाद हमें यहाँ तक हमें ये पढ़ा कि डिमांड फॉर मनी क्या है. अब हम आगे पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी. वो क्या है, आई नीड 1 minute.
सो हमें यहाँ से पढ़ना होगा अबाउट द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज आई डिमांड फॉर मनी के लिए? कौन कौन सी ऐसी थ्योरी आई डिमांड फॉर मनी के लिए? तो फर्स्ट जो है दैट इज द क्लासिकल अप्रोच, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फर्स्ट जो है that is what first जो थ्योरी थी that is the classical approach, the quantity theory of money, that is QTM। so quantity theory of money वो ये बोलती है it is one of the oldest theory in economics। सबसे पुरानी थ्योरी है classical approach, the quantity theory of money। classical it is something जो कि बहुत ही क्लासी हो, क्लासिकल टाइप हो। तो हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट थ्योरी है इकोनॉमिक्स में। was the first propounded by Irving Fisher of Yale University in his book। फर्स्ट propound की गई थी by Irving Fisher ने की थी of Yale University in his book The Purchasing Power of Money में, जो कि पब्लिश हुई थी in 1911 and later by the neoclassical economist। both version of quantity theory of money demonstrate करता है that there is a strong relationship है between the money and the price level। वो बताते हैं कि पहले क्लासिकल आई थी और फिर नियो क्लासिकल आई थी, और दोनों थ्योरी बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मनी और प्राइस लेवल में। एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो मेन डिटर्मिनेंट है, जो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो मेन डिटर्मिनेंट है ऑफ द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। इन अदर वर्ड, चेंज इन द जनरल लेवल ऑफ अ कम्युनिटी प्राइस, अगर जैसे प्राइस की कम्युनिटी ऑफ प्राइजेस में कुछ चेंज हो जाता है, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ मनी डिटरमाइन किया जाता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। mv is equals to क्या होता है, mv is equals to pt। Fisher version also termed as equation of exchange or transaction approach is formally stated as follow। हम क्या बोलते हैं, जो फिशर का वर्जन है also termed, उसे हम क्या टर्म करते हैं as equation of exchange और transaction approach is formally stated as follow। हम बोलते हैं m का मतलब क्या है, m is equals to the total amount of money in circulation on an average in an economy। m मतलब है total amount of money in a circulation ऑन एवरेज इन एन, मतलब कितना पैसा जो है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, कितना पैसा एक इकोनॉमी में घूमता है। एम मतलब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन दी सर्कुलेशन। वी मतलब होता है, वी स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। वी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले एम का मतलब होता है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है सर्कुलेशन में। वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है। द एवरेज नंबर ऑफ टाइम अक्रॉस ऑल ट्रांजैक्शन और यूनिट ऑफ मनी इज स्पेंट इन परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विस। उसके बाद पी का मतलब है व्हाट इज द एवरेज प्राइस लेवल। पी का मतलब क्या होता है, एवरेज प्राइस लेवल कितना है, व्हाट इज द एवरेज प्राइस लेवल। एवरेज प्राइस लेवल कैसे आता है, एवरेज प्राइस निकालने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा कि क्या होता है, हमारी इक्वेशन होती है एम बी इज इक्वल्स टू पी टी। तो आपके जो मनी कितना है सर्कुलेशन में, उसकी वेलोसिटी कितनी बार घूमी है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना हुआ है आपका, तो आपका आता है एवरेज प्राइस लेवल। टी इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, लेटर इकोनॉमिस्ट रिप्लेस टी बाय द रियल आउटपुट वाई, वो बाद में पता चलेगा। टी का मतलब क्या है, दी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, एम इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, पी इज द जनरल प्राइस लेवल, पी इज द जनरल प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल, एंड टी इज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन दी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर इसके बाद क्या हुआ, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी। हम क्या बोलते हैं, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी। Subsequently, Fisher extended the equation of exchange to include demand, bank deposit, m dash, and their velocity v dash is the total supply of money। So subsequently क्या हुआ, subsequently जो है फिशर ने एक्सटेंड की इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को, और उन्होंने डिमांड जो जैसे कि मनी इन सर्कुलेशन को, उसमें बैंक जो बैंक डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट है, उसको भी इंक्लूड किया, और जो वी डैश वेलोसिटी है इन द टोटल सप्लाई ऑफ मनी, उसे भी इंक्लूड किया। और उन्होंने एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को बताया, वेयर एम डैश इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, कितना टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट्स, जो क्रेडिट्स कितने हैं उसकी। तो एम डैश का मतलब जो बैंक डिपॉजिट्स थे, जो डिमांड डिपॉजिट्स है बैंक वाले,
एम डैश मतलब जो डिमांड डिपॉजिट बैंक वाले, और वी डैश इज द वेलोसिटी कितनी होगी इन द टोटल सप्लाई ऑफ मनी। वी डैश क्या है, द वेलोसिटी क्या है इन द टोटल सप्लाई ऑफ मनी। तो एम डैश और वी डैश और आया, एम डैश मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी कितनी होगी, व्हाट विल बी द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, एंड वी डैश इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट। तो एम डैश में उन्होंने क्या इंक्लूड किया, जो डिमांड डिपॉजिट्स है, डिमांड डिपॉजिट्स बैंक वाले, डेट इज एम डैश, और जो वेलोसिटी है डेट इज वी डैश। तो एम डैश वी डैश क्या बताया, एम डैश मतलब उन्होंने बताया व्हाट विल बी द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी क्या होगी, वी डैश इज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट्स कितने होंगे। The total supply of money in the community consists of the quantity of actual money and its velocity of circulation. The total supply of money है in the community, उसमें क्या आता है, what will be the total supply of money in the community consists of the quantity of actual money. जो total supply of money है in the community, उसमें क्या आता है, it consists of quantity of money and its velocity क्या होगा, of circulation v. Velocity of money in circulation v, and the velocity of what will be the velocity. The total supply of money in the community consists of the quantity of actual money and its velocity of circulation v. Velocity of money in circulation, velocity of credit money, that is the v dash, remain constant. T is a function of national income. Since full employment prevails, the volume of transaction T is fixed in the short run. Briefly put, the total volume of transaction multiplied by the average price level represent the demand for money. The demand for money is equals to the supply of money, mv plus m dash v dash. हम क्या बोलते हैं, demand for money is equals to supply for money. Demand for money क्या है, is the pt. Supply for money क्या है, mv plus m dash v dash. In any given period, the total value of transaction made is equals to pt, and the value of money flow is equals to mv plus m dash v dash. We shall now look into the classical idea. हमें क्या करना होगा, क्लासिकल आइडिया ऑफ द डिमांड फॉर मनी. फिशर डिड नॉट स्पेसिफिकली मेंशन एनीथिंग अबाउट द डिमांड फॉर मनी, बट द सेम इज एम्बेडेड इन हिज थ्योरी as dependent on the total value of transaction undertaken in the economy. That is, people would hold money in a quantity proportional to total transaction irrespective of interest rate. Thus, there is an aggregate demand for money for transaction purpose, and more the number of transaction people want, greater will be the demand for money. The total volume of transaction multiplied by the price level PT represent the demand for money. The Cambridge approach क्या बोलता है, in the early 1900s, Cambridge economists Alfred Marshall, A.C. Pigou, D.H. Robertson, and John Maynard Keynes. In the early 1900s, Cambridge economist Alfred Marshall, हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द कैम्ब्रिज अप्रोच क्या है, इन द अर्ली 1900s, कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगो एंड डीएच रॉबर्टसन. कैम्ब्रिज अप्रोच जो फर्स्ट वाला था क्लासिकल अप्रोच, वो कौन लाए थे, वो लाए थे इरविंग फिशर इन दी 1911 में, प्रपोजेड बाय द इरविंग फिशर. कैम्ब्रिज अप्रोच जो है वो 4 इकोनॉमिस्ट लाए थे. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है, इरविंग फिशर की थ्योरी थी, इरविंग फिशर, करेक्ट, इरविंग फिशर लाए थे इससे. इसे कौन लाए थे, इरविंग फिशर. उसके बाद जो कैम्ब्रिज अप्रोच है, कैम्ब्रिज अप्रोच को कौन लाए थे, वो लाए थे अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगो, रॉबर्टसन, जॉन मेनार्ड केन्स एक्सेट्रा. जो कैम्ब्रिज अप्रोच है वो कौन लाए थे, जो कैम्ब्रिज अप्रोच है वो कौन लेके आए थे, इन द अर्ली 1900s. कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट में कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगो, डीएच रॉबर्टसन एंड जॉन मेनार्ड स्किन. जो कैम्ब्रिज अप्रोच क्या बोलती है, इन द अर्ली 1900 कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगो, डीएच रॉबर्टसन एंड जॉन मेनार्ड किन्स. कैम्ब्रिज अप्रोच जो है that is Alfred Marshall, A.C. Pigou, D.H. Robertson and John Maynard Keynes, then associated with the Cambridge put forward as fundamentally different approach to quantity theory known as cash balance approach.
The Cambridge version hold that money increases utility in the following two ways. जो Cambridge version है वो hold करता है that money increase करती है utility in the following two ways, enabling the possibility of split up of sale and purchase to two different point of time rather than being simultaneous and being a hedge against uncertainty. मतलब उनका कहने का मतलब था enabling the possibility of split up of sale and purchase to two different point of time rather than being simultaneous. हैज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी यानी कि हैज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी के हैज अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव एनेबलिंग दी जो थर्ड वाला था उसमें क्या होता है ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी ओ तो सेकंड वाला समथिंग टॉकिंग अबाउट द प्रिकॉशनरी महंगा हैज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी यानी कि प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए और फर्स्ट यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन के लिए तो कौन कौन लाया था अल्फ्रेड मार्शल एसी पिको डीएच रॉबर्टसन एंड जॉन मेनार्ड केन्स वो दैट इज दी कैम्ब्रिज अप्रोच और उसी को हम क्या बोलते हैं न्यू क्लासिकली बोलते हैं enabling the possibility of split up of sale and a purchase to two different point of time rather than being simultaneous and being a hedge against the uncertainty while the first above represent करते हैं transaction motive को जो फर्स्ट वाला है वो ट्रांजैक्शन मोटिव को जस्ट एज जैसे कि फिशर ने बताया था इरविंग फिशर एंड वी सेज द सेकंड पॉइंट टू मनी रोल एज अ टेम्पररी स्टोर ऑफ वैल्यू टेम्पररी कैसे आप स्टोर कर सकते हैं वैल्यू को फॉर सम प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए तो ये जो दो पॉइंट है तो फर्स्ट जो है वो किसके लिए है फर्स्ट ट्रांजैक्शन फॉर द ट्रांजैक्शन ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए दे रिप्रेजेंट फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव और जो सेकंड है द सेकंड पॉइंट टू मनी रोल एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ कैसे करोगे हाउ विल यू डू द टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ तो हम क्या बोलते हैं जो फर्स्ट अबाउ है वो रिप्रेजेंट करता है द फर्स्ट अबाउ रिप्रेजेंट दी ट्रांजैक्शन मोटिव रिप्रेजेंट करता है जस्ट एज जो कि फिशर ने एनालिसिस किया था एंड द सेकंड पॉइंट टू मनी रोल एज अ टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ तो फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है समथिंग रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन मोटिव और जो सेकंड है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ since sale and purchase of commodity by the individual do not take place simultaneously they need a temporary bout of purchasing power as a hedge against uncertainty. As such, demand for money also involve a precautionary motive in a Cambridge approach. Since money gives utility in its store of wealth and precautionary modes, one can say that money is demanded for itself. The MD is equals to KPY. डिमांड फॉर मनी क्या बोलेंगे KPY. इसका मतलब ये है कि मतलब दो पर्पस के लिए तो समझ आ गया कि ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए और फॉर दिस टेम्पररी स्टोर ऑफ वेल्थ के लिए सिंस सेल एंड परचेज ऑफ कमोडिटी बाय इंडिविजुअल डू नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली मतलब कब सेल करनी है कब परचेज करनी है वो साइमल्टेनियसली जरूरी नहीं होना चाहिए दे नीड अ टेम्पररी अबाउट ऑफ परचेजिंग power as a hedge against as such demand for money also involve a precautionary motive in Cambridge approach. Since money give utility in a store of wealth and precautionary, one can say that money is demanded for itself. MD is equals to KPY. इसका मतलब क्या है now the question is how much money will be demanded. कितनी मतलब demand for money कितनी करोगे the answer it depends partly on income and partly on other factors. ये किस पर depend करेगा partly कितनी income है and partly on the other factors of which important ones share wealth and interest rate. The former determinant of demand, that is income, point to transaction demand such that higher the income, the greater the quantity of purchase and as a consequence, greater will be the need for money as a temporary abode of a value to overcome the transaction cost. The demand for money was primarily determined by the need to conduct transaction which will have a positive relationship to money value aggregate expenditure. Since the latter is equals to money national income, the Cambridge money demand function is stated as below. उनके कहने का मतलब क्या है कि MD इज इक्वल्स टू KPY कितना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जैसे कि इनकम है सपोज 100 रुपए की इनकम है और अगर आपको 75 ही खर्च करना है तो उतने प्रोपोर्शन से डिमांड फॉर मनी का यूज होगा यानी कि MD इज द डिमांड फॉर मनी बैलेंस Y इज द रियल नेशनल इनकम Y को क्या बोला है रियल नेशनल इनकम P इज द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस PY इज व्हाट Y is the national income and PY is the nominal income. PY को क्या माना है PY को nominal income माना है
Nominal income in case the proportion of nominal income that people want to hold as a cash balance. कि कितना है proportion है nominal income का that people want to hold as a cash balance चाहिए उसे cash balance, यानी कि the term K in the above question is called Cambridge. जो ऊपर K यूज किया है वो उसका मतलब Cambridge है, is a parameter reflecting the economic structure and monetary habits, namely the ratio of total transaction to income and the ratio of desired money balance to total transaction. The equation above explain करता है that the demand for money equals proportion of total money income. Demand for money is equals to total money income. Thus we see that neoclassical theory change करती the focus of quantity theory of money to जो quantity theory of money से to money demand and hypothesize that demand for money is a function of only money income. Demand for मतलब हम क्या बोल रहे हैं, MD is equals to function है किसका, demand for money is a function of only money income. Both these versions are chiefly concerned with the money as a means of transaction or exchange and therefore they represent model of transaction demand for money. कैम्ब्रिज अप्रोच क्या है, कैम्ब्रिज अप्रोच जो है 1900 में आई थी, वो 19 कब आई थी, इस बुक में तो 1911 में आई थी, तो 1900 में आई थी, चलो जो भी है। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जो थे वो थे एल्फ्रेड मार्शल, AC पिको, DH रॉबर्टसन और जॉन मेनार्ड केन्स, जो कि एसोसिएटेड थे कैम्ब्रिज से। पुट फॉरवर्ड अ फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी नोन एज, जिससे उन्होंने बोला कैश बैलेंस अप्रोच, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो डिमांड फॉर मनी वो कितना होगा, कितना आपको कैश होल्ड करना है किसी चीज को खरीदने के लिए, उतना तो आप कैश में रखोगे और बाकी को प्रिकॉशनरी मोटिव में डाल दोगे। Put forward a fundamentally different approach to quantity theory known as cash balance approach. The Cambridge version holds that money increases utility in the following way, enabling the possibility of split up of sale and purchase to two different points of time rather than being simultaneous. Enabling the possibility of split up of sale, हम क्या बोलते हैं, that enables the possibility of split up of a sale and a purchase to two different point of time rather than being simultaneous and being a hedge against uncertainty. While the first above represent transaction motive just as Fisher envy says, the second points to money rule as a temporary store of wealth. So first above represent करता है the transaction motive just as the Fisher envy says, the second point to money's role as a temporary store of wealth. Since sale and purchase of a commodity by individual do not take much place simultaneously, they need a temporary abode of purchasing power as a hedge against uncertainty. As such, demand for money also involve a precautionary motive in a कैम्ब्रिज अप्रोच। ट्रांजैक्शन मोटिव के साथ प्रिकॉशनरी मोटिव पे भी कंसर्न किया है। मनी गिव्स अ यूटिलिटी इन इट्स स्टोर ऑफ वैल्यू एंड प्रिकॉशनरी मोड्स, वन कैन से दैट मनी इज डिमांडेड फॉर इटसेल्फ. MD is equals to KPY. Now the question is how much money will be demanded. The answer, it depends partly on income and partly on other factor of which important ones are wealth and interest rate. The former determinant of demand, that is income, point to transaction demand such that higher the income, the greater the quantity of purchase. As a consequence, greater will be the need for money as temporary abode of value to overcome transaction cost. The demand for money was primarily determined by the need to conduct transaction which will have a positive relationship to the money value of aggregate expenditure. Since the latter is equals to money national income, the Cambridge money demand function is stated as MD is the demand for money balance, Y is the real national income, P is the average price level of a currently produced goods and service, and PY is the nominal income. MD is what? MD is the demand for money balance, Y is the real national income, P is the average price level of currently produced goods and service, and PY is the nominal income. K is the proportion of nominal income that people want to hold as cash balance. K is what? The proportion of income. कितनी proportion of nominal income. K is what? कितना proportion nominal income का people चाहते हैं cash balance की तरह hold करना, कितना बैलेंस वो कैश बैलेंस की तरह होल्ड करना चाहते हैं. The term K in the above equation is called Cambridge. K is a parameter reflecting the economic structure and monetary habit, namely the ratio of total transaction to income and the ratio of desired money balance to total transaction. The equation above explained that the demand for money equals the proportion of total money income.
Thus, we see that neoclassical theory changed the focus of quantity theory of money to money demand and hypothesized that demand for money is a function of only money income. Both these versions are chiefly concerned with money as a means of transaction exchange and therefore they represent of the transaction demand for money. Here I need 1 minute break. Now come the next theory. तो हमने अभी तक कौन सी पढ़ी है इसकी समरी लेटर हम डिस्कस करेंगे. एक बार चैप्टर क्या है वो देख लेते हैं. थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी में अभी तक हमने पढ़ा था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, द क्लासिकल अप्रोच वाली इरविंग फिशर की थ्योरी एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, और जिसका एक्सटेंडेड वर्जन था एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी. जो कैम्ब्रिज अप्रोच थी उसमें दिस इज थ्योरी कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स ने दी थी अल्फ्रेड मार्शल, एसीपी को, डी एच रॉबर्टसन और जॉन मेनार्ड केन्स. जो थर्ड थ्योरी है वो है केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी. उसके बाद केनेशियन थ्योरी जो कैम्ब्रिज अप्रोच थी उसमें भी केन्स तो थे, पर केनेशियन ने अपनी खुद की भी थ्योरी दी है, द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी के लिए. केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. केन्स की थ्योरी जो है डिमांड फॉर मनी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोला जाता है. केन्स की जो थ्योरी है ऑफ डिमांड फॉर मनी हम क्या बोलते हैं दैट केन्स की जो थ्योरी है, केन्स की जो थ्योरी है ऑफ व्हाट ऑफ द डिमांड फॉर मनी, द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी क्या है. केन्स की जो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नोन एज, उसे हमें कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केन्स की जो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, द टर्म अ टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय जॉन मेनार्ड केन्स इन हिज मास्टरपीस द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. तो जो केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है, केन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, उसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहते हैं. Liquidity preference theory, a term that was coined by John Maynard Keynes in his masterpiece, The General Theory of Employment, Interest and Money. 1936 denote people desire to hold money rather than securities or लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट. पीपल जो है वो होल्ड करना चाहते हैं मनी को रादर देन सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट के बजाय. अकॉर्डिंग टू केन्स पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर थ्री मोटिव्स. केन्स के अकॉर्डिंग पीपल जो है वो मनी को होल्ड करते हैं तीन पर्पस के लिए, थ्री मोटिव्स के लिए, दैट इज द ट्रांजैक्शन मोटिव हो सकता है, प्रिकॉशनरी मोटिव हो सकता है और स्पेकुलेटिव मोटिव हो सकता है. किनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी कहती है, किन्स की जो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी उसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी कहा जाता है. लिक्विडिटी प्रेफरेंस एक टर्म है जो कि कॉइन किया था बाय द जॉन मेनार्ड केन्स इन हिज मास्टरपीस, और जो जनरल थ्योरी है ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. ये डिनोट करता है पीपल डिजायर टू होल्ड मनी रादर देन सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट. अकॉर्डिंग टू केन्स पीपल होल्ड करता है मनी इन कैश फॉर द थ्री मोटिव्स के लिए, ट्रांजैक्शनल मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए और स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए. पीपल जो है वो होल्ड करता है मनी को तीन मोटिव के लिए, दैट इज फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव, दैट इज फॉर द प्रिकॉशनरी मोटिव एंड दैट इज फॉर द स्पेकुलेटिव मोटिव. तीन मोटिव के लिए पीपल होल्ड करता है कैश को. कैश को पीपल होल्ड करता है तीन मोटिव के लिए. ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है, जो ट्रांजैक्शन मोटिव है फॉर होल्डिंग कैश रिलेट करता है टू द नीड फॉर कैश फॉर द करंट ट्रांजैक्शन फॉर द पर्सनल एंड द बिजनेस एक्सचेंज. जो ट्रांजैक्शन मोटिव है फॉर होल्डिंग कैश को, ट्रांजैक्शन मोटिव की जो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव होता है कैश को होल्ड करने का, जो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव होता है कैश को होल्ड करने का, वो रिलेट करता है द नीड फॉर कैश फॉर द करंट ट्रांजैक्शन फॉर द पर्सनल एंड द बिजनेस एक्सचेंज. जो नीड होती है फॉर होल्डिंग मनी अराइज होती है बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर. हम क्या बोलते हैं, जो नीड है फॉर होल्डिंग मनी अराइजेस वो इसलिए अराइज होती है क्योंकि लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है प्रॉपर बिटवीन रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच में. What do you understand by the term synchronization? If you have doubt like this, तो हम गूगल कर लेते हैं ना. Why fear? Practical training module. ये क्या है? This is Gmail. This is not Google.
Where is my Google? Synchronization. Synchronization meaning. Synchronization मतलब क्या होता है? Synchronization. The operation or activity or more things at the same time, same rate. ये क्या है? तुल्यकाल, समकालीन, एक something happen, ऐसा ही है. जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है फॉर होल्डिंग कैश, हम क्या बोलते हैं कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है कैश को होल्ड करने का, वो रिलेट करता है द नीड फॉर कैश फॉर करंट ट्रांजैक्शन फॉर पर्सनल एंड बिजनेस एक्सचेंज के लिए. पर्सनल और बिजनेस एक्सचेंज दोनों के लिए हो सकता है. जो नीड है फॉर होल्डिंग मनी अराइज इसलिए अराइज होती है, जो हमारी नीड है फॉर होल्डिंग मनी वो इसीलिए अराइज होती है बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन होता है बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर के बीच में. लैक ऑफ मतलब सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर. ओके, तो इसमें क्या होता है लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. आई कम टू नो अबाउट दैट. सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. यानी कि हम कोई भी जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक्सपेंडिचर हो रहा होता है. सपोज हमारा कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है. लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि सपोज हमारा कोई एक्सपेंडिचर हुए जा रहा है तो हमारी जो रिसिप्ट है वो कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स पे होती है. यहाँ होगी रिसिप्ट, यहाँ हो गई, बट एक्सपेंडिचर जो है वो कंटिन्यूस होता है. तो जो ट्रांजैक्शन मोटिव की वजह से हम कुछ कैश को रखते हैं, इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमारी जो पर्सनल और बिजनेस की जो एक्सचेंज है वो पूरी हो जाए, वो नीड. और जो होल्डिंग है मनी अराइज बिकॉज लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि जिस टाइम पे रिसिप्ट हो रही होती है उसी टाइम पे एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा होता है. रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का टाइम अलग अलग होता है हैपनिंग ऑफ द थिंग्स. तो ट्रांजैक्शन मोटिव फर्दर क्लासीफाई किया जाता है इसको इनटू इनकम मोटिव और बिजनेस मोटिव में, both of which is stressed on the requirement of individual and business respectively to bridge the time gap between receipt and income एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर. तो हम क्या बोलते हैं नेट ट्रांजेक्शन मोटिव्स के लिए हम क्या बोलते हैं LR इज इक्वल्स टू KY. Keynes did not consider the transaction balance as being affected by interest rate. Keynes जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं ट्रांजेक्शन बैलेंस को जो कि अफेक्ट करता है एज द इंटरेस्ट रेट. ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द लेवल ऑफ इनकम से. केस जो है वो डिड नॉट कंसिडर नहीं करते ट्रांजेक्शन बैलेंस को क्योंकि वो अफेक्टेड होता है. केन्स डिड नॉट कंसिडर द ट्रांजेक्शन बैलेंस एज बीइंग अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट. ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू द लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड होती है. ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इज स्टेटेड एज फॉलोज. जैसे LR इज इक्वल्स टू KY. प्रोपोर्शन में होता है. एल मतलब क्या ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी के, और के इज द रेशियो ऑफ अर्निंग विच इज कैप्ट फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज दैट इज द अर्निंग. Keynes considered the aggregate demand for money for transaction purpose as a sum of individual demand and therefore the aggregate transaction demand for money is a function of national income. Precautionary motive. What is the precautionary motive? क्या होता है many unforeseen और unpredictable contingencies जो होती है, कोई चीज़ें जो बहुत अनफोर्सिन होती है, अनप्रडिक्टेबल होती है, कॉन्टेंजेंसी जैसे इन्वॉल्विंग द मनी पेमेंट जो कि अकर होता है ना डे टू डे लाइफ में. इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस की a portion of their income to finance such unanticipated expenditure. The amount of money demanded under the precautionary motive depend करता है on the size of income, prevailing economic as well as political condition and personal characteristics of the individual such as optimism, pessimism,
farsightedness, etc. Keynes regarded the precautionary balance just as balance under transaction motive as income elastic and by itself not very sensitive to rate of interest. Precautionary motive क्या होता है? बहुत सारे जो unforeseen, unpredictable कुछ ऐसी contingency हो जाती है involving money payment अगर in our day to day life. Individual as well as जो businesses होते हैं वो क्या करते हैं? Individual और as well as जो businesses होते हैं हम क्या बोलते हैं कि जो भी individuals as well as business keep a portion of their income to finance such unanticipated expenditure. The amount of money demanded under the precautionary motive depend करता है on the size of income. जो भी prevail करती economic as well as political condition and personal characteristics of individuals such as optimism, pessimism, farsightedness. Keynes regarded the precautionary balance just as balance under transaction motive, income elastic and by itself not very sensitive to rate of interest. जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है, व्हाट इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी? जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है रिफ्लेक्ट करता है पीपल डिजायर टू होल्ड कैश in order to be equipped to exploit any attractive investment opportunity. जो स्पेकुलेटिव मोटिव होता है वो रिफ्लेक्ट करता है पीपल डिजायर, लोगों की जो डिजायर होती है. What is the speculative demand for money? हम क्या बोलते हैं? What is the speculative demand for money? क्या है? जो speculative motive होता है reflect करता है people desire. People का desire होता है to hold cash in order to equipped to exploit any attractive investment opportunity requiring cash expenditure. According to Keynes, people demand करते हैं. According to Keynes, हम क्या बोलते हैं? Keynes क्या बोलते हैं? People demand to hold money balance to take advantage of future changes. अकॉर्डिंग कीन्स ये बोलते हैं कि पीपल डिमांड करते हैं टू होल्ड मनी होल्ड बिकॉज टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज द सेम एज फ्यूचर चेंज इन द बॉन्ड प्राइसेस. इट इज इम्प्लिसिट इन कीन्स थ्योरी दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है रियली द रिटर्न ऑफ ऑन बॉन्ड्स. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है that is really the return on bonds. Keen assume करते that the expected return on money is zero while the expected return on bond are of two types, namely अगर आप कैश को होल्ड रखोगे तो उस पर कोई रिटर्न नहीं होगी, बट आप बॉन्ड्स को रखोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट हो सकता है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन हो सकता है आपको. तो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड. क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है बॉन्ड की और जो मार्केट रेट होता है, जो मार्केट वैल्यू होती है बॉन्ड की और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है. ऐसा हम लेटर ऑन सीए फाइनल्स में पढ़ेंगे दैट एसएफएम के अंदर. ये भी दिस इज द थिंग विच सी मयंक कोठारी सर ने बताई थी एसएफएम में, उन्होंने बताया था. हम लेटर ऑन एसएफएम में पढ़ेंगे. होप सो ये दिन जल्दी आए. दैट इज 100. अगर हम 100 में से इंटरेस्ट रेट लेस करते हैं, इंटरेस्ट 100 माइनस इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? इज इक्वल्स टू बॉन्ड वैल्यू. इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी. व्हाट इज स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी? स्पेक्युलेटिव मोटिव रिफ्लेक्ट करता है दैट पीपल का जो डिजायर है to hold cash in order to be equipped to exploit an attractive investment opportunity requiring cash expenditure. According to Keynes, people demand करते हैं to hold money balance ताकि वो advantage ले सकते of the future changes in the rate of interest which is the same as future changes in the bond price. It is implicit होते हैं in a Keynes theory that जो rate of interest है I is really the return on bonds. Keynes assume करते हैं that the expected return on money is zero. जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल गेन कितना है. जैसे कि 100 एसएफएम में पढ़ेंगे सीए फाइनल्स में कि जो इंटरेस्ट माइनस 100 में से इंटरेस्ट रेट करते तो बॉन्ड की वैल्यू, यानी कि सपोज क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा है तो हमें इंटरेस्ट की रेट है तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो हम बॉन्ड खरीद सकते हैं. बट अगर इंटरेस्ट की रेट कम है तो बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम बॉन्ड नहीं खरीदेंगे. तो जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं आपस में. राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट की रेट बढ़ जाती है तो देयर विल बी डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. तो क्या होगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगी और वाइस वर्सा. और अगर सपोज रेट कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाएगी बॉन्ड की. तो इन्वेस्टर हैड अ रिलेटिवली फिक्स कंसेप्शन होता है ऑफ द नॉर्मल और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट एंड कंपेयर द करंट रेट or the interest with such a normal or critical rate of interest. If wealth holder considered at the current rate of, अगर wealth holder ये consider करते हैं
अगर वेल्थ होल्डर ये कंसिडर करते हैं कि जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई है कंपेयर टू द नॉर्मल और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे एक्सपेक्ट अ fall in the interest rate, rise in the bond price at the high current rate of interest. They will convert their cash balance into bond because they can they can earn high rate of return on bonds. They expect a capital gain resulting from a rise in a bond price consequent upon an expected fall in the market rate or interest in the future. So they can earn high rate of return on bond. हम क्या बोलते हैं कि they can earn high rate of return on bond and they expect the capital gain resulting from a rise in a bond price consequent upon an expected fall in the market rate or of interest in future. Conversely, if the wealth holder consider the current interest rate as low, अगर उन्हें interest rate low लगा तो compared to the normal or critical rate, अगर suppose जो इंटरेस्ट रेट है करंट इंटरेस्ट रेट है अगर वो लो है कंपैरेटिवली टू द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो दे एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन फ्यूचर. अगर आपका करंट इंटरेस्ट लो है और क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, व्हाट विल बी व्हाट विल बी हैपन इज आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्यूचर में बढ़ेगा एंड दे वुड हैव एन इंसेंटिव टू होल्ड देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश रादर देन बॉन्ड बिकॉज. और अगर क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो दे वुड हैव एन इंसेंटिव टू होल्ड देयर वेल्थ इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश में रहने दे रादर देन बॉन्ड बिकॉज द लॉस, क्योंकि बॉन्ड की वैल्यू अगर कम होगी तो फिर क्या होगा, अगर बॉन्ड की वैल्यू कम होगी तो लॉस सफर करेंगे बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट इनकम फोरगॉन इज स्मॉल in the form rather than bond because they can avoid the capital loss that would result from the anticipated increase in interest rate and the return on money balance will be greater than the return on alternative asset. If the interest rate does not increase in future, the bond price, अगर interest rate increase नहीं होता है future में तो bond price will fall and the ideal cash balance held can be used to buy bonds at a lower price and then thereby make a capital gain. Summing up all the things, so long as the current rate of interest is higher than the critical, अगर हम सबको सम अप करें तो हम क्या बोलेंगे कि जो करंट रेट है इंटरेस्ट का अगर वो ज़्यादा है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो टिपिकल वेल्थ होल्डर विल होल्ड हिज असेट पोर्टफोलियो ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड इफ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, अगर आपका क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, इन्वेस्टर विल होल्ड. और अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है देन द क्रिटिकल रेट तो हिज asset portfolio would consist wholly of cash. When the current rate of interest is equals to the critical rate of interest, a wealth holder is indifferent to, अगर आपका दोनों अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है टू द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के तो वो एक इनडिफरेंट पॉइंट पे वो क्या होगा, एक इनडिफरेंट पॉइंट पे होगा or is holding to cash, and the indifference from the above is that the speculative demand for money and interest are inversely related. देखो इसमें क्या होगा, अगर आपका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो हायर है, जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका ज़्यादा है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किससे, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो टिपिकली वेल्थ होल्डर वुड होल्ड हिज asset portfolio only government bond. एंड इफ द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लोअर है, अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है तो वो क्या होगा, कम होगा, और अगर वो लोअर है तो वो एक टाइम के बाद हायर होगा. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट, ए क्रिटिकल इंटरेस्ट रेट, द डिसकंटिन्यूअस पोर्टफोलियो ऑफ डिसीजन ऑफ अ टिपिकल, इसको लेटर ऑन पढ़ते हैं.